हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन राणा हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं 1-2 वर्सेस 1-4 एडिशन, जिसको पॉपुलरली हम लोग केसीपी वर्सेस टीसीपी बोलते हैं। साथ में पीवाईक्यूज भी करेंगे जेई एडवांस के, सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन, साथ में उसके पीवाईक्यूज, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन, जो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए 1-2 वर्सेस 1-4 एडिशन, जिसको पॉपुलरली हम लोग केसीपी वर्सेस टीसीपी भी बोलते हैं। ठीक है, 1-2 वर्सेस 1-4 एडिशन, जिसको हम पॉपुलरली केसीपी वर्सेस टीसीपी भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जहां से इस टॉपिक को हमेशा स्टार्ट किया जाता है, एक एग्जांपल के साथ, बिकॉज उसी से हम पूरा का पूरा मैकेनिज्म को डिराइव करेंगे। तो फॉर एग्जांपल भाई साहब, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जो है ये, इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं HBr के साथ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन्स का ये कॉन्टिन्यूशन है। तो क्या प्रोडक्ट बन के आएगा? प्रोडक्ट बनने से पहले भी क्या कार्बोकटायन हमारे पास बन के आएगा, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऑब्वियसली ये 1 मोल लिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे कार्बोकटायन बनाना चाहूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पहले पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। एक ये पॉसिबिलिटी है, साथ में एक और पॉसिबिलिटी ये है ना, जो आपको दिख रहा है कि गलत है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और आपने बोला कि राइट हैंड साइड पे हमला कर दें हम, तो फॉर एग्जांपल आपने ये बोल दिया, लेकिन आपको टाइम के साथ समझ आ ही रहा होगा कि जो फर्स्ट एंड थर्ड है वो आइडेंटिकल है, एंड जो सेकंड एंड लास्ट है वो भी आइडेंटिकल है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपके साथ डिस्कस किया था तो हमें किससे मतलब था? आरडीएस क्या था? कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जितना ज्यादा कार्बोकटायन हमारा स्टेबलाइज होगा उतना जल्दी हमारे पास वो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे आप एक चीज बताओ, तो ये जो कार्बोकटायन आपने बनाया इतना घटिया सा, एंड ये वाला कार्बोकटायन, ये तो कभी भी नहीं बनना चाहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, हमें पहले कार्बोकटायन से मतलब होता है ना स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए आरडीएस के टाइम पे। तो ये कार्बोकटायन स्टेबल है, एंड सिमिलरली थर्ड वाला कार्बोकटायन भी स्टेबल है। एक्चुअल में दोनों ही सेम कार्बोकटायंस हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है आप लोगों से कि ये तो आपको समझ आ गया कि फर्स्ट एंड थर्ड सेम है एंड वो ज्यादा स्टेबल भी है, लेकिन एक और चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। वो चीज क्या है वो ध्यान से देखिए। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस कार्बोकटायन को लेता हूं जो हमारे पास बन रहा है, वहां पे रेजोनेंस भी तो पॉसिबल है ना, ऐसा रेजोनेंस, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि जब मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं HBr के साथ तो कितने कार्बोकटायन हमारे पास बन रहे हैं, तो आप बोलोगे 2, लेकिन वो गलत आंसर रहेगा। क्यों? बिकॉज ये दोनों के दोनों आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन के आ रहे हैं। क्या बन रहे हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन के आ रहे हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों हाइपोथेटिकल होते हैं, एंड रियल लाइफ में इन सभी का एक हाइब्रिड ही एग्जिस्ट करता है, जो इसका हाइब्रिड बन के आ जाएगा। क्या बनेगा? देखिए, पाई डेंसिटी यहां से ट्रैवल कर रही है, एंड साथ में हमारे पास जो प्लस चार्ज है वो सेकंड एंड मतलब फोर्थ, जो भी, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड बोल लीजिए, कार्बन पे हमारे पास है। पार्शियल चार्जेस, पार्शियल बॉन्ड्स, बिकॉज 100% ओवरलैप नहीं हो रहा है, जैसे रेजोनेंस के टाइम पे हमने देख के भी रखा है। क्यों? तो एट द एंड ऑफ द डे ये कार्बोकटायन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये सभी को समझ आ रहा होगा। अब अगर मैं आपसे आपसे आपके पास आऊं प्रोडक्ट्स पूछने के लिए कि प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे 1 मोल HBr लेने पे, तो प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं? अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर Br माइनस ने इसके ऊपर हमला कर दिया, मतलब इसके ऊपर ही हमला हो रहा है लेकिन बस मैं यहां पे दिखा रहा हूं, अगर इस कार्बन के ऊपर हमला होता तो हमारे पास ये बनता। सिमिलरली अगर Br माइनस राइट हैंड साइड के ऊपर हमला करता तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता। ये तो सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहां पे डाउट आएगा कि भाई मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है।
पहली बात, इन दोनों कार्बोकटायन में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होगा अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं तो वो ये हो जाएगा। समझ आ रहा है ना क्यों? दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइपर कॉन्जुगेशन भी है अलॉन्ग विद द रेजोनेंस जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हो रही है। ये सभी को समझ आ रहा है? तो आपको जो डाउट आएगा वो क्या आएगा कि भाई जब कार्बोकटायन पहला वाला ज्यादा स्टेबल है तो फिर तो हमारे पास यही प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए, जो बनता भी है कुछ कंडीशंस में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। देखना क्यों? बिकॉज इस डबल बॉन्ड के पास एक अल्फा हाइड्रोजन है ना, एंड इस डबल बॉन्ड के पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मेरे भाई आपको एक चीज दिख रही होगी कि इंटरमीडिएट यहां ज्यादा स्टेबल है लेकिन प्रोडक्ट यहां ज्यादा स्टेबल है। तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी चीज मेजर होगी एंड कौन सी माइनर होगी? बस वही आज का हमारा टॉपिक रहेगा, 1-2 वर्सेस 1-4 एडिशन, कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा मेजर होता है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे ट्रांजिशन स्टेट क्या बन रही होती, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब इस प्रोडक्ट के लिए तो जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है वो कुछ ऐसे बन रही होती है ना, ये देखिए ध्यान से, आर माइनस टी प्लस, तो ये हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट है, फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। सभी को समझ आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूं तो क्या ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती? ध्यान से देखना मेरे भाई, ब्रोमीन यहां पे है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस एंड ये सभी को समझ आ रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 है राइट हैंड साइड पे, ये ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? कौन सी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? क्या आपको समझ आ रहा है? ये वाली ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है ना, बिकॉज यहाँ पे जो डेल्टा प्लस है उसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस के पास हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है लेकिन रेजोनेंस है। इसलिए ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है, अगर मैं उसे नंबर 1 बोलता हूं तो वो नंबर 2 वाली ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा स्टेबलाइज हो रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, अभी तक हमने इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी देख लिया, इसकी ज्यादा है, एंड प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। तो अगर इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है तो ऑब्वियसली ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहने वाली है, एज सिंपल एज दैट। अब यहां पे डाउट आएगा कि मेजर कौन सा बनाए, ठीक है, उसको समझाने के लिए मैं एक छोटू सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ रियल लाइफ का। इस पेज को पहले लिख लेना, फिर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, देखना ध्यान से। फॉर एग्जांपल लेट मी से 2 करोड़ एंड 5 करोड़ एज एन एग्जांपल है, ठीक है। हर कोई, अगर मैं 2 ऑप्शन दूं इसमें से चुनने का तो आप कौन से चुनोगे? ऑब्वियसली 5 चुनोगे। अगर आप 2 चुनोगे फिर तो मैं क्या बोलूं, फिर तो आप आगे लेक्चर ही मत देखिए। इन दोनों में से अगर मैं आपको फ्री का दूं तो ऑब्वियसली आप 5 करोड़ चुनना चाहोगे। अब आते हैं मुद्दे पे, अगर आपको मेहनत करके कमाना है, ठीक है, तो हर कोई पहुंचना कहाँ चाहता है? यहाँ पे, या इससे अच्छा है इसको मैं जेई एडवांस मान लेता हूँ ना, मतलब आईआईटी जाने के लिए, क्या इधर जेई मेंस मतलब एनआईटी जाने के लिए एक्सेट्रा, हर कोई पहुंचना ये चाहता है, लेकिन मुश्किल भी तो है ना, बिकॉज आपको इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी या इतना एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। लेकिन यहां पे पहुंचना आसान है, रिलेटिवली बोल रहा हूं, यहां पे पहुंचना आसान है, यहां पे पहुंचना मुश्किल है। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपके हिसाब से? स्टेबल, एक पर्सन जिसके पास ये है दूसरे के पास ये है, फाइनेंशियली स्टेबल कौन सा होगा? फाइनेंशियली ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, समझा, ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। बस वही आपके पास केसीपी वर्सेस टीसीपी है। ये मेरे भाई आपके पास हो जाएगा केसीपी, अभी बताऊंगा अगले पेज पे, ये हो जाएगा आपके पास टीसीपी। जैसे यहां पे देखिए, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये है, लेकिन क्या आपको दिखाई दे रहा है इसको बनाना भी तो मुश्किल है ना। क्यों मुश्किल है? बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट
कम स्टेबल है, मतलब इंटरमीडिएट कम स्टेबल है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो है 2 करोड़, है कम स्टेबल, लेकिन वहां पे पहुंचना आसान है। क्यों? बिकॉज इंटरमीडिएट आसान है, ट्रांजिशन स्टेट आसान है, तो यहां पे पहुंचना आसान है। मतलब स्पीड, स्पीड क्या होती है फिजिकल में? काइनेटिक्स। इसीलिए हम इसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, मतलब केसीपी। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मतलब केसीपी, बिकॉज स्पीड है, हम जल्दी पहुंचेंगे। यहां पे पहुंचना मुश्किल है, लेकिन अगर पहुंच गए तो ज्यादा स्टेबल है। आईआईटी में पहुंचना मुश्किल है, 5 करोड़ कमाना मुश्किल है रिलेटिव टू 2 करोड़। बस वही चीज यहां पे हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टीसीपी। तो मुझे लॉजिकली बताओ, आपके हिसाब से सोच के, दोनों में से हायर टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये होगा ना, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर, हम आएंगे वापस इस नाम के ऊपर की केसीपी टीसीपी हेडिंग डाल के करवाऊंगा। यहां पे मैं आपके पास पूछना चाह रहा हूं 1-2 वर्सेस 1-4। ध्यान से देखना, H कहां ऐड हुआ? H यहां ऐड हुआ ना, तभी तो कार्बोकेटाइन यहां बना। यहां पे भी H तो इधर ही एडेड था, बस कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करके इधर भाग गया। तो यहां पे H इधर ऐड हुआ एंड ब्रोमीन इधर ऐड हुआ, तो किस प्रकार का एडिशन हो रहा है? ये हो रहा है 1-2 एडिशन। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है? एंड ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला। देखिए H यहां ऐड हुआ, तो अगर मैं बोलता हूं 1 2 3 4, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 1-4 एडिशन। क्या आपको समझ आ रहा है दोनों के बीच का बेसिक सा डिफरेंस कि क्या होने वाला है आज के लेक्चर में? यही होने वाला है। एक है 1-2, एक है हमारे पास 1-4। 1-2 1-4, समझ आ रहा है? तो ये बेसिक अभी आपको समझ आ रहा होगा, एंड थोड़ा बहुत इससे भी आपको आइडिया लगा होगा कि ये जो है वो होगा केसीपी, मतलब स्पीड, कौन जल्दी बन रहा है। ये है टीसीपी, टाइम लेके बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेबल बनाने का, मेहनत की है तो स्टेबल बनाने का। ठीक है, तो इसी को हम बाद में जाके केसीपी बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे टीसीपी, मतलब थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। लिख लीजिए भाई जल्दी से, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, लिख सकते हैं आप इसको जल्दी से। अब आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर, थ्योरी के ऊपर मैं अभी आऊंगा। ठीक है, चलो पहले लिख लेते थ्योरी, बिकॉज मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपको समझ आ ही गया होगा यहाँ से कि क्या हो रहा है। तो ऐड करिए नोट्स के अंदर एक थ्योरी का पॉइंट। एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर we get the formation of, इसको लिखना, मैं ये कोड खोल देता हूं, इसमें गर्मी लग रही है भाई। ठीक है, एट हायर टेम्परेचर we get the formation of more stable product। क्यों? बिकॉज वही वाली बात है ना, इतने सालों से तो बता रहा हूं मैं आपको, पिछले लेक्चर में भी बोला था कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा वही हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो एट हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी मैटर्स, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी मैटर्स। तब हमें इंटरमीडिएट से इतना मतलब नहीं है, बिकॉज इंटरमीडिएट थोड़ी एग्जिस्ट करता है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा ना एट द एंड ऑफ द डे। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी मैटर्स, उसके नीचे लिखिए एट लोअर टेम्परेचर, at lower temperatures the intermediate stability matters, the intermediate stability matters। समझ आ रहा है ना? जिसने ज्यादा हार्ड वर्क किया होगा वो ऑब्वियसली चाहता है आईआईटी जाए, जिसने ज्यादा हार्ड वर्क नहीं किया होगा वो बोलेगा अरे भाई मेंस भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो उसी में खुश हूँ। बस वही मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी हायर टेम्परेचर पे जो ज्यादा स्टेबलाइज होता है उसको हम बोलते हैं थर्मोडाइनमिकली, मतलब हीट ना, और कुछ भी नहीं, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। एंड सिमिलरली भाई साहब, जो हमारे पास
लो टेम्परेचर पे बनता है, लोअर नॉट लो, लोअर, उसको बोल देते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तब और समझ आएगा डिटेल में, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। बस आ रहा है ना समझ? ये है टीसीपी, ये है केसीपी। लिख लीजिए भाई इसको, टीसीपी केसीपी। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे पिछले पेज पे टेम्परेचर पे का क्या रोल है, देखो आपको समझ आ रहा है ना? वैसे देखो इस एग्जांपल से भी समझ, देखो रियल लाइफ एग्जांपल है। ज्यादा टेम्परेचर से क्या होगा? ज्यादा एनर्जी मिलेगी सिस्टम को, तो यही तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी ना लॉजिकली, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। तो हाइयर टेम्परेचर पे यही बनेगा ज्यादा एनर्जी लेके, और क्या। अब आते देखो, जैसे यहाँ पे बताऊं मैं आपको, तो जैसे इस रिएक्शन के लिए ये जो रिएक्शन हो रहा है वो होता है 40 डिग्री सेल्सियस पे, ये याद नहीं करना है समझाने के लिए। एंड ये वाला रिएक्शन होता है 80 डिग्री सेल्सियस। अब समझ आ रहा है? तो हाइयर टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा, लोअर टेम्परेचर पे इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, हाइयर टेम्परेचर पे प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। लिख लीजिए भाई पॉज करके जल्दी से। अब ऑब्वियसली इससे ग्राफ पे आएंगे हम, इससे ग्राफ पे आते हैं तब आपको और चीजें क्लियर होंगी, वैसे क्लियर हो चुकी है मेरे हिसाब से अभी तक। ग्राफ पे आएंगे तो और आपको एक हेल्प मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। अब लिखना मत, लिखो मत, पहले इस पेज को समझो, फिर जब पॉज करने के लिए बोलूंगा तब लिखना, पॉज करके अभी समझो। तो यहाँ पे इस एक्सिस पे हमने एनर्जी ली है, हमेशा की तरह वही सेम रिएक्शन है ना बार बार। इस वाले पे आपके पास हमने लिया है रिएक्शन कोऑर्डिनेट या टाइम जिसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अच्छा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, मुझे बताइए कि अगर एक, मतलब ये तो वैसे आपको दिख ही रहा है, एक इंटरमीडिएट बन रहा है ना एक रिएक्शन में, तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। सेम यहाँ के लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो मैं दोनों ग्राफ को मर्ज करके एक ही ग्राफ के अंदर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, जो पिछले पेज में हमने लिया। ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बिकॉज इससे भी अच्छे ग्राफ पूरे सिलेबस में एग्जिस्ट करते हैं, तो इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, बिकॉज इसमें आपको ढूंढना तक नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, फिर भी फोकस करिए और सीखिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक रिएक्शन लिया, जो ये रिएक्शन था, ये है, इसको हमने रिएक्ट किया HBr के साथ। तो पहले H+ ने रिएक्ट किया, तो वहां पे हमारे पास कार्बोकटाइन बन रहा होगा, कार्बोकटाइन में सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करेगा, उस हाइब्रिड को मैं बनाना चाह रहा हूं ऐसा कुछ। मैं दो ग्राफ्स को मर्ज करके एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, ताकि और सिंपल रहे। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, इसको लिखना मत प्लीज। तो यहां पे जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो हमारे पास 2 पीक्स बनेगी। ध्यान से देखना भाई, लिखना मत इसको। लेट मी से यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक पीक ऐसे है, एक इस, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा जा रहा होगा बाहर, लेकिन ठीक है। देखिए, तो यहां पे हमने रिएक्शन किया, ये कटायन बना, उसके ऊपर Br- ने हमला किया, फिर हमने खेल स्टार्ट किया। ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होगी, ये भी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि TS1 TS2 कौन सा होगा, जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसके हिसाब से। TS1 TS2 कौन सा होगा आपके हिसाब से? TS1 ज्यादा स्टेबल है, TS1 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो लोअर पीक पे हो रहा होगा ना। कौन सी पीक पे? लोअर पीक। तो ये हमारे पास TS1 है, वेयरएज ये वाला हमारे पास TS2 है। क्या ये सभी को समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? TS1 TS2। अब ध्यान से देखना, तो TS1 से क्या बन रहा था? KCP बन रहा था, मतलब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, एंड यहां से TCP बन रहा था, मतलब थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। मेरा क्वेश्चन ये है, दोनों में से लोअर एनर्जी पे कौन सा वाला ग्राफ होना चाहिए इन दोनों में से? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला लोअर एनर्जी पे होना चाहिए, बिकॉज ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। तो यहां पे लेट मी से आपके पास TCP प्रोडक्ट, TCP बैठा हुआ है।
एंड यहाँ पे हमारे पास ऊपर कहीं ना कहीं बैठा होगा, क्यों? बिकॉज वो कम स्टेबल है ना, ये तो सभी को पता रहता है ना, सब आसान है। केसीपी टीसीपी। अब ये ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी हाईफाई चीज नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, हम इसी ग्राफ से अब डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जब रिएक्शन स्टार्ट किया, एक बॉल यहाँ पे स्टार्ट हुई, जैसे मैं बताता रहता हूँ ना बॉल्स के द्वारा, बॉल यहाँ से इधर गया, लुढ़क के इधर पहुंचा, फाइनली यहाँ पे रुक गई बॉल। सिमिलरली यहाँ से लुढ़क के यहाँ पहुंचा। तो कौन सी पहाड़ी को ओवरकम करना आसान है? इस पहाड़ी को ओवरकम करना आसान है ना, बिकॉज छोटी पहाड़ी है। यहाँ पे इस पहाड़ी को ओवरकम करना मुश्किल है बिकॉज बड़ी पहाड़ी है। तो ये तो हमें समझ आ गया कौन सा रिएक्शन मुश्किल है, कौन सा रिएक्शन आसान है। दूसरा पॉइंट, कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है? कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है? देखो, क्या इस बॉल को इस पहाड़ी पे लेके जाना ज्यादा आसान है या इस बॉल को इस पहाड़ी पे लेके जाना ज्यादा आसान है? आ रहा है फंडा समझ या नहीं आ रहा है? तो ये ज्यादा आसान है, तो यहां पे रिवर्सिबल होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। एंड यहां पे इरिवर्सिबल होने के चांसेस ज्यादा है। आगे समझ? तो टीसीपी रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल whereas the KCP reactions are reversible in nature, ठीक है। आगे समझ या नहीं आया? लिख लीजिए भाई इसको पॉज करके। तो यहां पे आपके पास रिवर्सिबिलिटी हो सकती है, उधर रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी बिकॉज वो स्टेबलाइज्ड है, वो क्यों रिवर्सिबल बनेगा भाई? कॉमन सेंस है ना, ठीक है। यहाँ पे वंस अगेन हमने क्या यूज किया इस ग्राफ को बनाने के लिए? हमने यूज किया यही वाला फंडा, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट प्लस वन, RRKM थ्योरी, जो आपको बताया गया बहुत पहले से, ठीक है। अब इसकी थ्योरी भी हम लिख लेते हैं, प्रॉपरली हम लिख रहे हैं थ्योरी, एक जगह लिखिए हेडिंग डाल के, थ्योरी। थ्योरी नंबर वन पॉइंट, एट लोअर टेम्परेचर, we get reversible reaction. At lower temperature we get reversible reactions, whereas at higher temperature we get irreversible reaction, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, केसीपी मतलब काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, केसीपी इज स्पीड डिपेंडेंट। स्पीड कैसे डिपेंड, स्पीड के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, जो अभी तक हम देख रहे थे। केसीपी इज स्पीड डिपेंडेंट, whereas अच्छा यार मैं यहाँ पे ये मिटाया तो, लेकिन मैं लिखना भूल गया, नीचे आपको ये लिखना है ना, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ऐसा तरफ। ओके, लिखिए केसीपी स्पीड डिपेंडेंट। सेकंड लिखिए whereas TCP is stability dependent, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए मेरे भाई, थर्ड पॉइंट लिखिए, बाय डिफॉल्ट अब डाउट आएगा कि अगर टेम्परेचर मेंशन ना हो, तो सिर्फ क्वेश्चन के साथ HBR दे दिया हो, तो वही क्लियर कर रहे थे आपसे पहले, मुझे पता क्या पूछने वाले हो। देखिए बाय डिफॉल्ट TCP इज द मेजर प्रोडक्ट, क्लास का स्टार्टिंग का पहला एग्जांपल याद करो कि अगर मैं आपको फ्री में 2 करोड़ वर्सेस 5 करोड़ दूं तो आप कौन सा लोगे? 5 करोड़ लोगे ना, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट TCP इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें एक फिजिकल केमिस्ट्री का पॉइंट भी ऐड कर लेना, मैं लिखवा देता हूं, लिखिए फोर्थ पॉइंट। वैसे आपको मैंने एग्जाम्पल की तरह दिखा दिया ना, बड़ी पहाड़ी और छोटी पहाड़ी, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो लिखिए इन केसीपी, ड्यूरिंग केसीपी
वी हैव अ लो एनर्जी बैरियर, और जब लो एनर्जी बैरियर होता है तब किसकी पॉसिबिलिटी होती है? रिवर्सिबिलिटी की, जो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। केसीपी हैज अ लो एनर्जी बैरियर वेयर एज टीसीपी हैज अ हाई एनर्जी बैरियर। ठीक है, हाई एनर्जी बैरियर। ये तो मेरे हिसाब से सभी को समझ आ गया, लिख लेना पॉज करके। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, जिससे चीजें आपको और क्लियर होंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, तो हमारे पास HCl CCl4 40 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया, तो हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे KCP वाला बनाना है, यहाँ पे TCP वाला बनाना है। ठीक है, अच्छा 1 2 वर्सेस 1 4 में समझा चुका हूं ना कि 1 2 मतलब बस पोजीशंस है, 1 4 भी मतलब पोजीशंस है, तो 1 6 1 8 सब पॉसिबल है। ठीक है, ओके, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा वो बनाते हैं पहले ढंग से। कुछ लोग यहाँ पे ये करते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट है उसको हमें कम स्टेबल करना है TCP, नहीं, हमें प्रोडक्ट से मतलब है, वहां पे इंटरमीडिएट से मतलब है KCP, एज सिंपल एज दैट। तो इस इंटरमीडिएट में क्या पॉसिबल है? रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है? ये है ना। सभी को समझ आ रहा है क्यों? 6 अल्फा वर्सेस 0 अल्फा। अगर मैं सिर्फ प्लस के लिए बात करूं तो सिर्फ प्लस के लिए 0 अल्फा, लेकिन डबल बॉन्ड्स के लिए। अच्छा, तो यहां पे Cl माइनस ने हमला किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, एंड जब यहां पे Cl माइनस ने हमला किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इंटरमीडिएट ये ज्यादा स्टेबल है। प्रोडक्ट देख लेते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। 0 अल्फा फॉर द पाई बॉन्ड, 8 अल्फा फॉर द पाई बॉन्ड, हेंस दिस इज मोर। आ रहा है समझ अब सभी को क्या चल रहा है? तो मेरे भाई ये हो जाएगा TCP, मतलब नंबर बी, मतलब 80 वाला, एंड ये हो जाएगा नंबर ए KCP, बिकॉज इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, हेंस ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल, तो वहां पे लुढ़कना आसान है, मतलब कम मेहनत पे हम पहुंच जाएंगे। आ रहा मजा नहीं आ रहा सभी को? आगे चलते हैं, नंबर बी लिख लेना पॉज करके। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, यहाँ पे मैंने पुराने बैचेस में भी देखा है, वो कार्बोकेटाइन ही गलत बनाते हैं। ओके, स्टार्ट करते। पहली बात, हमला यही होगा। आप चारों कार्बोकेटाइन बना के देखो ना हर क्वेश्चन में, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो। ठीक है, तो भी आपको समझ आ जाएगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। एक ये कार्बोकेटाइन बनेगा, पॉसिबिलिटी मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एंड एक पॉसिबिलिटी ये है, इधर भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो तो आपको समझ आ जाएगा फर्जी है। ये मेन कार्बोकेटाइन नहीं होगा, अगर आपने सोचा तो गलत है। क्यों? बिकॉज रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पहले कार्बोकेटाइन तो सही से बनाओ। कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी से मतलब है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये या ये ज्यादा स्टेबल है। अब मैंने यहां पे रेजोनेंस करवाया तो हमारे पास ये कटायन बना। ओके, अब मुद्दे पे आते। यहां पे हमने हमला करवा दिया Br माइनस से, ये बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, एंड यहां हमने हमला करवा दिया Br माइनस से, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट में से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट, पहले इंटरमीडिएट देख लेते हैं, अगली बार से नहीं देखेंगे, अगली बार से डायरेक्टली हम देखेंगे क्या हो रहा है। इंटरमीडिएट कौन सा ज्यादा स्टेबल है? इस कार्बोकेटाइन के पास 1 अल्फा, इस कार्बोकेटाइन के पास 0 अल्फा, ये ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा स्टेबल है वो भी देखते हैं। यहां पे आपके पास है 2 अल्फा, सॉरी 1 अल्फा, एंड यहां पे आपके पास है 3 अल्फा, ये ज्यादा स्टेबल है। तो बिल्कुल सही चल रही है हमारी चीजें। तो KCP कौन सा हो जाएगा? ये हमारे पास KCP हो जाएगा ना, ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट, एंड ये वाला हमारे पास TCP हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट। बाय डिफॉल्ट अगर मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन में HBr भी दिया होता तो हम यही बाय डिफॉल्ट बना के आते, एंड सिमिलरली पिछले क्वेश्चन में भी बाय डिफॉल्ट हम यही बना के आते। ठीक है, ये डाउट नहीं आना चाहिए किसी को भी। लिख लीजिए पॉज करके, आई होप चीजें क्लियर हो रही हो। आगे चलते हैं। LT मतलब लोअर टेम्परेचर, एंड HT मतलब हायर टेम्परेचर आपको दिया गया है। ट्राई करिए इसको। तो अगर मैं ध्यान से देखूं,
पहली बात तो कार्बोकेटाइन सही से बनाना चाहिए। कौन सा डबल बॉन्ड के ऊपर हमला होगा, लेफ्ट या राइट? सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेफ्ट वाले पे करते हो, वैसे दोनों सेम नहीं है, बोल दी सेम नहीं है, ये बनेगा। एंड अगर मैं राइट वाले में करता हूं तो ये बनेगा। बाकी और दो भी पॉसिबल है लेकिन वो फर्जी बाड़ा है, वो आपको समझ आ रहा है। ये फर्जी है, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये मेजर बनेगा। हाँ, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऑलरेडी दिमाग में आगे पहुंच गए हो। अब तो समझ आ रहा है, दोनों सेम है। तो यहां पे एक्चुअली केसीपी और टीसी में कोई अंतर ही नहीं रह रहा है, बिकॉज सब कुछ सेम है, तो अंतर लाओगे कैसे मेरे भाई? यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, कहीं भी लगा दो, जबरदस्ती का नहीं खींच करना है, ठीक है। आरडीएस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से हम ऑपरेट करते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ के रखा है। लिख लीजिए भाई पॉज करके। तो इस केस में दोनों सेम आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट नंबर डी, भी एडवांस के पीवाईक्यूज भी करेंगे हम। आप बोलोगे इतने लल्लू आते हैं, ठीक है। इसके पीवाईक्यूज अच्छे नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत आसान आए हैं, तो तैयार रहना आपको, तो कभी भी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में। ओके, स्टार्ट करते हैं। -20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आरडीएस। आरडीएस में क्या है? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से मतलब 6 प्रकार के कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, मतलब 6 मतलब यूनिक में 4 बनेंगे। तो अगर आपने यहां बनाया तो गलत है ना, रेजोनेंस नहीं है। यहां बनाया तो रेजोनेंस हो सकता है इस पाई बॉन्ड के साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ, मतलब इसी पाई बॉन्ड के साथ होगा। अगर आप यहां बनाते हो तो मैक्सिमम रेजोनेंस है, लेफ्ट भी राइट भी, ये वाला फर्जी है। तो बेस्ट कौन सा बन गया? बेस्ट ये वाला बन। समझ आ गया ना क्यों? जीओसी, बल्कि आपको एलिफैटिक में भी पढ़ा के रखा है, ये पूरा सिलेबस ही कार्बोकेटाइन चला है भाई, हर लेक्चर में कार्बोकेटाइन है। तो कार्बोकेटाइन तो ये बनेगा, इधर इधर फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने रेजोनेंस करवा दिया, तो ये बन गया हमारे पास। हमने यहां पे हमला करवा दिया Cl- का, तो मेरे भाई ये बन के आ जाएगा। एंड सिमिलरली यहां पे हमला करवा दिया, ये बन के आ जाएगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये समझ आ रहा है ना आपको, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है या ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है? कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है ना, ज्यादा अल्फा है। कितने अल्फा है इसके पास? 3 अल्फा। एंड यहाँ पे आपके पास है 0 अल्फा फॉर दी कार्बोकेटाइन। ओके, तो इंटरमीडिएट ये ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज लिटरली रेजोनेंस है। तो ये आपके पास बन जाएगा ए, ये आपके पास बन जाएगा बी। समझ आ रहा है? तो ये केसीपी टीसीपी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट भी आ रहा हो तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। 1-2 वर्सेस 1-4 में डाउट नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हो ना 1-2-1-4 क्यों बोल रहे हैं, एक बार मैं दिखा रहा हूँ। एच यहां लगा, Cl यहां लगा, बगल बगल में, तो 1-2। यहाँ पे आप देख सकते हो एच यहाँ पे लगा था, इधर भी इधर सेम था ना एच, तो लेकिन Cl यहां लगा, तो ये हो जाएगा 1-4। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हो जाएगा 1-2, ये हो जाएगा 1-4। समझ आ रहा है ना? तो वो सब आप खुद से देख सकते हो, अब मैं नहीं बताऊंगा वो। आगे चलते हैं, ये हो गया नंबर डी, पॉज करके लिख लेना। नंबर ई आइए, HBr CCl4 1 मोल, लो टेम्परेचर वाला है ये, एंड ये आपके पास हाई टेम्परेचर वाला है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बन रहा है हमसे पूछा गया। सबसे पहले कार्बोकेटाइन कहाँ बनना चाहिए वो समझने की कोशिश करते हैं। कितनी यूनिक पोजीशंस हैं? 3 ही यूनिक पोजीशंस है ना, बाकी सब रिपीटेड है। इधर बनाओगे रेजोनेंस नहीं है, इधर बनाओगे एक ही रेजोनेंस है, लेकिन इधर बनाओगे ना तो देखो कितना अच्छा कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस है। आगे मजा। तो जो आपका कार्बोकेटाइन बनना चाहिए ड्यूरिंग द आरडीएस, वो ये बनना चाहिए, एंड एच यहां लग। ओके, अब इस कार्बोकेटाइन में हम लोगों ने रेजोनेंस करवाया, करवाइए रेजोनेंस। तो जैसे हमने रेजोनेंस करवाया, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। एंड फिर हमने Br- का हमला कर दिया, तो ये हो जाएगा 1-2 एडिशन, प्रोडक्ट नंबर ए। एंड ये देखिए, ये क्या है? ये है आपके पास 1-6, मतलब टीसीपी ये हो रहा है।
ज़्यादा स्टेबल भी है ना, रेजोनेंस है, ज़्यादा अच्छे अल्फा हाइड्रोजन के साथ है, 5 अल्फा बनेंगे इसमें, इसमें आपके पास एक ही अल्फा बनेगा, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल भी है। समझ आ रहा है? तो 1 6, तो वही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं 1 2 और 1 4 पे इतना फोकस नहीं कर रहा था बोलने के लिए, मैं केसीपी टीसीपी पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, बिकॉज मैं भी 1 6 1 8 1 10 सब बना सकते हैं ना लॉजिकली, इसीलिए। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट नंबर एफ, करिए ट्राई। HBr 1 मोल। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट आएगा सेकंड मोल के साथ क्या होगा, अरे भाई अटैक करा दो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरह, वही होगा, ठीक है, तो वो डाउट नहीं आना चाहिए। 40 डिग्री 60 डिग्री, सबसे पहले हम सोचते कि कार्बोकटायन हमारे पास कहाँ बनना चाहिए। कितने लॉजिकल हमारे पास यूनिक ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस है ना, वो आपको दिख रहा होगा कि ये जीतने वाला है, ये हारेगा बिकॉज रेजोनेंस नहीं है, मतलब एक ही रेजोनेंस है, एंड ये हारेगा बिकॉज रेजोनेंस ही नहीं है। लेकिन जब यहां बनाओगे तो कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस है, सभी के साथ है, तो जो आपका कार्बोकटाइन बनना चाहिए वो ये बन जाना चाहिए। सिंपल, समझ आ रहा है? अब उसके बाद Br- आया, अब इसमें पहले रेजोनेंस करवा देते हैं, रेजोनेंस करवाइए, देखना कितना इंटरेस्टिंग है, क्या बनेगा मेरे भाई, ये बनेगा नहीं बनेगा, आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है? तो यहां पे Br- ने हमला कर दिया बिकॉज ये जल्दबाजी में हो रहा है। देखो, बोले जल्दबाजी कभी मत किया करो किसी भी काम की। ये आज का लेक्चर कितना अच्छा है स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, है ना? जल्दबाजी का काम कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाता है। तो ये बनेगा ए। देखिए आराम आराम से हुआ, उसने बोला मैं पूरा टाइम लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मेहनत करूंगा, एंड फिर फाइनली एग्जाम भी फोड़ के आ गया। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। देखो पहले सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन में अंतर आ रहा था, अब लिटरली आपके पास दिखाई दे रहा है, इसमें अंतर आ रहा है, लिटरली रेजोनेंस में। दैट इज द पावर ऑफ बीइंग पेशेंट इन लाइफ। ठीक है, लिख लीजिए भाई पॉज करके। नंबर जी, ट्राई करिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखना, मैंने टेम्परेचर भी नहीं दिया है। HCl CCl4 1 मोल, ये शायद मैंने आपको करवा के रखे इलेक्ट्रोफिलिक के टाइम पे भी, एक और बार देख लेते हैं। G&H साथ में करवाए थे वहां पे भी। अगर आप डबल बॉन्ड के ऊपर हमला करते हो जो होना चाहिए लॉजिकली, तो वहां पे आपको दिक्कत समझ आ जाएगी, ये दिक्कत है ना, ये बनेगा। लेकिन अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर हमला करता हूं तो क्या होगा, ऑल दो इंटरमीडिएट कम स्टेबल है, लेकिन मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट अगर कभी भी केसीपी वर्सेस टीसीपी हुआ तो टीसीपी जीतेगा। याद करिए, अभी ये डाउट आ रहा होगा कि हमने पहले क्यों नहीं ऐसे देखा, बस पहले कभी भी केसीपी वर्सेस टीसीपी हुआ ही नहीं ना, हुआ ही नहीं, बल्कि इस क्वेश्चन में हुआ था जो मैंने पहले करवाया था, एकमात्र क्वेश्चन, तब मैंने आपको बोला भी था हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और आज हम कर भी रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ही टीसीपी जीतेगा, वही है ना, 2 करोड़ वर्सेस 5 करोड़, तो 5 करोड़ ही लेना चाहोगे आप, क्यों 2 करोड़ लेना चाहोगे? Cl- आया, हमला किया, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, ये नहीं है ये बनेगा, हेंस ये मेजर प्रोडक्ट। देखो रेजोनेंस है, कितना स्टेबलाइज्ड है, मजेदार है। अब यहाँ पे अगर आप सेम चीज करोगे तो यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है ना प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट स्टेबिलिटी से मतलब ही नहीं है, बिकॉज हम कॉन्जुगेशन ला ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो इसमें। तो यहाँ पे हमें मतलब रहेगा जो अभी तक हम इतने सालों से कर रहे हैं, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी करवा दीजिए, तो ये बनेगा, शिफ्ट नहीं करेगा बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन कम हो जाएगी, उल्टा Cl- ने हमला किया एंड प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। लिख लीजिए भाई पॉज करके G&H को, आगे चलते हैं। नंबर आई, Br2 CCl4 1 मोल, Br2 CCl4 1 मोल, ठीक है, तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस में भी पॉसिबल है, वही दिखाने के लिए क्वेश्चन लिया गया। सबसे पहले नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, तो लेट मी से मैं यहां बना रहा हूं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ये तो सभी को क्लियर ना कैसे बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ठीक है, लिफाटिक में पढ़ा है। अब Br- आएगा, हमला करेगा इधर, इधर वो डिसाइड करना आपको, वो एक्चुअली इधर हमला करेगा। आप बोलोगे क्यों, देखो एक बार एरोस देखो,
जो प्रोडक्ट बन रहा है मेरे भाई, वो प्रोडक्ट देखो कितना ज्यादा स्टेबल, कितना ज्यादा स्टेबल बेंजीन बन रहा है। देखो भाई साहब ध्यान से देखिए मेरे भाई, आ रहा है मजा, नहीं आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 1 नंबर बोल रहा हूं, 114 एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई साहब? 114। मजेदार राइट? एंड ये मेजर बनेगा बिकॉज यहाँ पे एरोमेटिसिटी है, रेजोनेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइए अब आपको पी वाई क्यू करवा देते हैं, इसको लिख लीजिए पॉज करके। पी वाई क्यू करके आप खुश भी हो जाइए, कुछ भी नहीं, लल्लू से पी वाई क्यू है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आइए HIJ, ये आपके पास है JEE एडवांस्ड 2015 का क्वेश्चन। ट्राई करिए इसको, सिंगल करेक्ट है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, बताइए हमने क्या क्या पढ़ाया और आपको क्या क्वेश्चन। 1 इक्विवेलेंट HBr क्या हो जाएगा? अब ये मत बोलना कि 15 के बाद ही पढ़ाना है, हमें पढ़ाया गया था, तब मैं स्टूडेंट था 2015 में, ये पढ़ाया गया था ये ऐसा। ओके, तो क्या बन जाएगा? 1/4 एडिशन हो जाएगा ना बाय डिफॉल्ट। 1/4 एडिशन, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आना चाहिए वो ये बन जाएगा। अगर आपने सही किया है खुद से तो वेरी गुड, बी हैप्पी। आगे चले फिर, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ाया था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, याद है ना? वो H2Ni, H2PD, H2PT, वही कंटिन्यूड। मैंने उस टाइम पे बोला था इसमें 1/4 एडिशन वाला पार्ट रहेगा, वो हम बाद में करेंगे, वो हम आज पार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए 1/4 एडिशन। 1/4 एडिशन मतलब मैं 1/4 बोल रहा हूं, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है TCP, बिकॉज इट कैन बी 1/6, 1/8, उस प्रकार से भी। इन H2Ni, मतलब इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लिख लो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड है बिकॉज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में ये वाला पार्ट अभी तक टच नहीं हुआ है, मतलब टच क्या, कभी क्वेश्चन ही नहीं आया है, टच तो दूर की बात है। 1/4 एडिशन इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसको समझते हैं ध्यान से, इसको लिखो मत, पहले समझो, बिकॉज मैं इस पेज पे मैकेनिज्म लेना चाह रहा हूं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन लिया स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं H2Ni 1 मोल, फिर H2PT 1 मोल, A एवं B। हमसे पूछा गया है A या B क्या क्या होंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको, ठीक है? इसमें बहुत सी चीजें ऐसी यूज होंगी जो आगे जाके भी काम आएंगी, तो ध्यान से देखिए मैकेनिज्म। ओके, अब यहां पे जो हमारे पास ये बॉन्ड है, मतलब ये जो कंपाउंड है, मैं उसको ऐसा भी बना सकता हूं, या तो मैं उसको ऐसा भी बना सकता हूं। ये सभी को समझ आ रहा है मैंने क्या बनाया है? प्लीज अंडरस्टैंड, इसको हम बोलते हैं एस सिस या सिस्नॉइड, ठीक है? इसको हम बोलते हैं एस ट्रांस। आप बोलोगे एस क्या है, सचिन है क्या? नहीं, एस मतलब सिग्मा। तो सिग्मा के अलोंग सिस हो रहा है ना, मतलब प्रॉपरली सिस ट्रांस नहीं है, इसलिए हम इसको सिस्नॉइड बोलते हैं। नॉइड मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस, डेरिवेटिव ऑफ सिस। एंड एस ट्रांस मतलब सिग्मा के अलोंग ट्रांस है ना, इसलिए एस ट्रांस। दोनों में से ज्यादा क्राउडेड कौन सा होगा? सिस वाले में से, एस सिस में से और एस ट्रांस में से। ऑब्वियस सी बात है एस ट्रांस विल बी लेस क्राउडेड। और अगर ये लेस क्राउडेड है इसका मतलब क्या है, लिखो मत इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है सब। मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है, वो तो हमें पता ही है ट्रांस ज्यादा स्टेबल, तो वो कम रिएक्टिव होगा। इसलिए हम यहाँ पे एस सिस को प्रेफर करते हैं रिएक्ट करने के लिए, एंड एस ट्रांस हो तो नहीं प्रेफर
किया जाता है। ये हो गया एक लॉजिक समझने का। एक और लॉजिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अब आपको दिखेगा, अभी देखना ध्यान से, लिखना मत, समझना, लिखना मत। ये है H2 है। मैं आपको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में जब पहली बार ट्रांजिशन स्टेट बताया था तब से बता रहा हूं कि अगर ट्रांजिशन स्टेट बनना है तो हमेशा सिस में बनेगा, बिकॉज ट्रांस में रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा ना। जैसे यहां पे देखो, अब आपको समझ आएगा, इधर गया ये वाला बॉन्ड, इधर गया ये वाला बॉन्ड, इधर गया, दिख रहा नहीं दिख रहा कि सिस ही क्यों चाहिए? बिकॉज जब सभी सेम साइड पे होंगे तभी सभी के साथ रिएक्शन हो पाएगा। देखो रिएक्शन हो पाएगा, लेकिन अगर एक इस तरफ है और दूसरा उल्टी तरफ है तो फिर कैसे रिएक्शन हो पाएगा हमारे पास एफिशिएंटली? इसलिए हम यहाँ पे एस सिस को लेना प्रेफर करते हैं, ना कि एस ट्रांस। तो ये बन रहा है। तो यहां से क्या बनेगा अपन के पास, समझ आ रहा है सभी को? 1,4 एडिशन है या नहीं है? देखो 1,4 एडिशन, H 1 एवं 4 पे ऐड हो रहा है। तो यहां से मेरे भाई मैं ट्रांजिशन स्टेट आपको बना के दिखा रहा हूं, वो क्या बन रही है, तो वो बना लेते हैं। देखो बॉन्ड ऐसे ट्रैवलिंग कर रहा है, ऐसा, चार्जेस कहीं भी नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अच्छा ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा? फिजिबल होगा ना, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट भी 6 मेंबर्ड है। देखो 6 मेंबर्ड, तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है जो भयंकर स्टेबल है। ऊपर से आप देख सकते हो ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये वाला बॉन्ड जो बीच में था वो ब्रेक कर रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है? जब इस प्रकार से लगातार बॉन्ड फॉर्म बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसको कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं। इन कंसर्टेड मैकेनिज्म से हमारे पास ये होता है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट ये बन जाएगा पर ए। नंबर बी तो आप नींद में भी सही बना सकते हो, तो ये बन जाएगा एन ब्यूटेन, और क्या, ठीक है। तो लिख लीजिए भाई पॉज करके, ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म, ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म। आई होप सभी को क्लियर हो रहा हो क्या हो रहा है। इसकी थ्योरी ऐड करिए, थ्योरी ऐड करिए नोट्स में, थ्योरी ऐड करिए नोट। वी कैन ऑब्जर्व, we can observe that catalytic hydrogenation, we can observe that catalytic hydrogenation can show 1,4 conjugate addition। वंस अगेन 1,4 बोल रहा हूं, लेकिन जैसे भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो 1,6 1,8 वो सब भी पॉसिबल है इक्वली। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट, we get the formation of, we get the formation of a 6-membered cyclic transition state, 6-membered cyclic transition state. Hence it is a concerted mechanism, hence it is a concerted mechanism। थर्ड पॉइंट लिखिए, सिग्मा सिस, मतलब एस सिस जो मैं बोल रहा था ना उसका फुल फॉर्म लिख रहा हूं, सिग्मा सिस, सिग्मा सिस forms the 1,4 addition product, sigma cis forms the 1,4 addition product via a pericyclic transition state, via a pericyclic transition state। ठीक है, लिख लेना सभी ने। अब इससे क्वेश्चंस करते हैं। आइए नंबर के क्वेश्चन। H2PT 1 मोल दिया गया है, हमसे पूछा गया है क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्या सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 1,4 एडिशन हो गए, 1,2 एडिशन होगा, पहले वो डिसाइड करना है। आराम से 1,4 एडिशन हो सकता है बिकॉज ये सिग्मा सिस ही है, तो हमारे पास इस प्रकार से 1,4 एडिशन हो गया। एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा
क्लियर है ना, नॉर्मल सा सिंपल सा रिएक्शन है। आगे चलते हैं नंबर एल। नंबर एल, क्या नंबर एल में हमारे पास सिग्मा सिस है या सिग्मा ट्रांस है? बिल्कुल सिग्मा सिस है, एस सिस है। एक बार लिख रहा हूं, अगली बार से नहीं लिखूंगा ये। एस सिस है तो यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है। तो हमारे पास H2PT है, H2PT ले लीजिए, इधर से इधर, इधर से इधर, बिल्कुल रिएक्शन हो जाएगा, पेरिसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। हेंस जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाए 1 मोल के साथ। अगले वाले में क्या ये हमारे पास सिग्मा सिस है या सिग्मा ट्रांस है? ध्यान से देखिए, ये सिग्मा है, ये तो भाई एस ट्रांस है। इसका मतलब यहां पे हो जाएगा नो रिएक्शन। अगर आपने वो सोचा है तो गलत है। क्यों? बिकॉज इस सिग्मा सिस को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं सिग्मा ट्रांस के अंदर। कैसे भाई? रोटेशन करके। ये रिएक्शन नहीं, बस ये दोनों सेम है। आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या किया मैंने? ठीक है, रोटेट हो जाता ना बॉन्ड, बॉन्ड को रोटेट कर दिया। अब वो रिएक्शन के लिए तैयार है, अब वो रिएक्शन के लिए तैयार है, डबल बॉन्ड। अच्छा हाँ, करवाइए, अब करवा सकते हैं ना आप। नॉर्मल सा 1,4 एडिशन, हेंस जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, लिख लीजिए भाई पॉज करके। आगे चलते हैं नंबर एन, है ना मजेदार, नंबर एन। तो यहां पे आपको बोला गया है D2NI 1 मोल H2PT। अब ये क्या है? ये हमारे पास है एस ट्रांस, मतलब ट्रांसॉइड, लेकिन मैं इसको रोटेट कर सकता हूं। और जैसे मैंने रोटेट कर दिया, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एस सिस, मतलब सिसनॉइड। देखिए आइए D2, D2 आया, इधर से इधर, इधर से इधर, यहां से हमारे पास बन जाएगा ये बन जाएगा ना। उसके बाद फिर H2PT दिया गया है, तो जो B बनेगा के फर्दर रिडक्शन के बाद तो हमारे पास ये बन जाएगा। लिख लीजिए भाई साहब पॉज करके। आई होप सभी को क्लियर हो रहा। 2 कायरल सेंटर ना 4 कायरल सेंटर इसके अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपको समझ आ रहा है कि ये मीजो की तरह बिहेव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज सिमेट्री आ रहा है। ओके आगे चलते हैं, उतना रेलिवेंट नहीं है बिकॉज फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है। नेक्स्ट नंबर ओ, D2PD 1 मोल, एंड ये दिया गया। तो ये क्या है? ये हमारे पास है एस ट्रांस। क्या मैं इसको रोटेट कर सकता हूं? अब रोटेट कैसे हो सकता है? तो रोटेट करने के लिए रिंग टूट जाएगा ना। ये जो रिंग है अब वो बाउंडेड है, पहले वो फ्री था, अब वो बाउंडेड है, तो यहां पे हो जाएगा नो एक्शन, नो। समझ आ रहा है ना क्यों नो रिएक्शन? बिकॉज आपके पास रोटेशन ही पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर पी, क्या ये एसिस है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। H2NI लेके आ जाइए, बस रिएक्शन करवा दो। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वो ये बन। क्लियर है ना सभी को क्या मैकेनिज्म हुआ है? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्यू के ऊपर। यहाँ पे आपको एक कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल दिया गया है अलॉन्ग विद H2PT 1 मोल। क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये हमारे पास एस ट्रांस है या एस सिस? बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि एस ट्रांस है। तो इसमें लोग गलती करते हैं, कभी आपको देखेगा भी क्या गलती करते हो आप। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एस सिस के अंदर। H2PT हमने 1 मोल लिया, ओके, ये किया, ये किया, ये किया, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड H3 एंड OH। लेकिन यहां पे अगर आप छोड़ के आओगे तो गलत है, बिकॉज ये कर लेगा टॉटोमराइज। क्या कर लेगा? टॉटोमराइज। एंड फाइनल प्रोडक्ट, समझ आ रहा है? तो प्रैक्टिकली हुआ क्या? प्रैक्टिकली एट द एंड ऑफ द डे यही डबल बॉन्ड रिड्यूस होके इधर हम पहुंच गए, है ना इंटरेस्टिंग।
लिख लीजिए भाई इसको पॉज करके, लिख लीजिए इसको पॉज करके। नेक्स्ट नंबर आर के ऊपर चलते हैं, आइए। यहां पे बोला गया है H2Ni1 मोल ए, H2Ni1 मोल बी, क्या बन रहा है? अब यहां पे होगा, क्या होगा? 1,6 एडिशन। क्या होगा मेरे भाई? 1,6 एडिशन। इधर से इधर, इधर गया, इधर गया। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? यहाँ पे एक्चुअल में 1,6 एडिशन हो रहा है। जो प्रोडक्ट बन रहा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन। मजेदार क्वेश्चन। तो पहले 1,6 हुआ, लेकिन उसके बाद अब 1,4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1,4 करवा दीजिए। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, लिख लीजिए भाई पॉज करके, लिख लीजिए मेरे भाई पॉज कर। ये समझ आ रहा है? तो अब देख सकते हो कि कैसे एक छोटू से टॉपिक में भी इतने सारी चीजें आपके पास इंटरेस्टिंग बन सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है सल्फोनेशन एवं डीसल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सल्फोनेशन एंड फिर डीसल्फोनेशन। ठीक है, इसमें भी एडवांस के PYQs हैं। हेडिंग डाल लीजिए, सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले रिएजेंट क्या यूज होता है वो लिख लेते हैं। नंबर 1 ऐड करिए, द रिएजेंट यूज्ड इज, आपने सुना भी होगा मोल कंसेप्ट के अंदर सुना है ना, ओलियम। द रिएजेंट यूज्ड इज ओलियम। एस्टिमेशन ऑफ ओलियम होता है ना फिजिकल में, H2S2O7। ठीक है, रिएजेंट यूज्ड इज ओलियम, H2S2O7। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिए। ओलियम जो है वहां पे SOS लिंकेज होती है इस प्रकार से। तो ये हमारे पास ओलियम का स्ट्रक्चर बन के आ जाता है। अब होता क्या है ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो OH है, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर गया, इधर गया। हुआ क्या? बेसिकली हम SO3 गैस बनाना चाह रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको तोड़ रहा हूं। तो ये H प्लस इस O- के पास जाएगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा नहीं बनेगा? H2SO4। एंड साथ में यहां पे हमारे पास SO3 गैस दिख रही है, SO3। जो ओलियम है उसको अगर हम तोड़े तो हमारे पास H2SO4 एवं SO3 बनता है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, अब आपको दिखाई दे रहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपके हिसाब से इसमें? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इज एक्चुअली द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। जो SO3 है ना वो रिएक्ट कर रहा है, ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल जो है, देखिए द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सल्फर, द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सल्फर इज द इलेक्ट्रोफाइल। मजेदार, इज द इलेक्ट्रोफाइल, इज द इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड पॉइंट लिखिए, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट, आप बोलोगे रिवर्सिबल कैसे? नाम में ही है ना, सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन। याद आ रहा है? एल्काइलेशन डी एल्काइलेशन, तो वो क्या था? रिवर्सिबल। एल्काइलेशन वाज रिवर्सिबल वेयरएज असाइलेशन वाज इरिवर्सिबल। इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आइए फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये हो गया थ्योरी, बहुत हो गई थ्योरी, मैकेनिज्म पे आते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, तब चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में हमें एरो के ऊपर ओलियम लिखा होगा, और जैसे ओलियम लिखा होगा हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने पिछले पेज पे किया,
हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे होगा? सबसे पहले एक इंटरनली एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, बिकॉज आपको बताया मैंने एसिड बेस रिएक्शंस आर दी फास्टेस्ट रिएक्शंस इन द एंटायर ओसी। और जैसे यहां पे एसिड बेस हो गया तो ये बन गया, फिर ये ब्रेक करेगा, पूरे दिखा देते, ऐसे ब्रेक करेगा तो फिर क्या बन गया हमारे पास? H2SO4 एवं SO3। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले स्टेप में हमने हमारा इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लिया जो था SO3। द इलेक्ट्रोफाइल हैज बीन जनरेटेड। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, अब हम लाएंगे न्यूक्लियोफाइल को। वो हमारे पास क्या है? बेंजीन। तो हम लोगों ने बेंजीन लिया, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास है SO3। अच्छा, SO3 में क्या चीज इलेक्ट्रोफाइल है? सल्फर का जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। लेट मी से दिस इज द वेकेंट ऑर्बिटल। हमला हुआ, इधर से इधर गया, तो क्या बनेगा वो देखिए ध्यान से। समझ आ रहा है ना सभी को? एट द एंड ऑफ द डे वापस हम इसी पे आ गए, ES पे आ गए। ओके, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस, ये हमारे पास बन के आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है? ये जो H है इसको हम रिमूव करेंगे, माइनस H प्लस। रिवर्सिबिलिटी क्यों डाल रहा हूं? बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। SO3 माइनस। अब बोलोगे भाई SO3 माइनस तो रह गया। अरे भाई जो H प्लस निकला वही इसके साथ जाके लग जाएगा ना। तो मैं इसी स्टेप में कर दूं ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। ये जो माइनस है इस H प्लस के साथ रिएक्ट कर लेगा जो यहां से निकला। चलो कर देता हूँ बाद में, इसलिए बोलता पूरा बहुत सारी चीजें ओरली भी बोल। बस SO3H बन लो भाई, इतना सा तो मैं। आप बोले कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए भाई। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ रेट ऑफ ES क्या होना चाहिए? जैसे नाइट्रेशन वाज इरिवर्सिबल, ठीक है, वैसे वो हम पढ़ेंगे अमीन चैप्टर में ऑफिशियली। फ्रीडल क्राफ्ट वाज एसाइलेशन वाज इरिवर्सिबल, ये वाला रिवर्सिबल है। तो C6H6 C6D6 C6T6 मैटर करेगा ना, मैटर करेगा इसे टूटना। तो हेंस रेट ये बन के आज। अब हाइड्रोजन का आइसोटोप का भी फर्क पड़ेगा, जैसे हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के टाइम पे भी देखा था। ठीक है, लिख लीजिए भाई पॉज करके, लिख लीजिए भाई पॉज करके। अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास कितने इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं? सल्फोनेशन के टाइम पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक इंटरमीडिएट बन रहा है, उसी को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते थे ना ES के टाइम पे। तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट बननी चाहिए? 2 बननी चाहिए। आइए इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। इसका जो ग्राफ है वो आपके पास आप मान सकते हो, मैं आपको इस टाइम पे सभी रिवर्सिबल रिएक्शंस का ग्राफ बता, ठीक है, मतलब जैसे फ्रीडल क्राफ्ट वाले भी। तो यहाँ पे क्या होता था? एनर्जी, जिसको हम फैंसी नेम में एंथैल्पी भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, वो हमारे पास होता है। इस रिएक्शन में 2 पीक्स होंगी, दोनों पीक्स बना लेते हैं। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा नीचे तरफ। ओके, ये हमारे पास, अब लिखना मत, इसको समझ लो पहले, तो इससे चीजें क्लियर होंगी आपको। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये सभी को समझ आ रहा है? अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? अच्छा ये क्या है? ये इंटरमीडिएट है। हाँ, मैंने क्या बोला? मेरे पास 2 ट्रांजिशन स्टेट है, एक तो नंबर 1 एक तो नंबर 2। नंबर 1 वाला तो हमें समझ आ रहा है ना, जब कार्बोकेटाइन वाला होगा। नंबर 2 में हमारे पास इस प्रकार से है, आप बोलोगे ऐसा क्यों? अरे मेरे भाई, एक ये है, ये है। आपके हिसाब से जो 3 ट्रांजिशन स्टेट है, कौन सा CH है, कौन सा CD है, कौन सा CT है? बताइए सोच के।
किसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी? Ct को। तो ये वाला जो है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है Ct वाले बॉन्ड को, ये वाली एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड कर रही है Cd वाले बॉन्ड को, H वाले बॉन्ड। प्रैक्टिकली हर रिवर्सिबल रिएक्शन का जो एरोमेटिक वाला है हम इसी में समराइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये हमारे पास हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1, नंबर 2। एक और चीज जो आप यहां से देख सकते हो सल्फोनेशन के टाइम पे, सल्फोनेशन का ये ग्राफ मैं बता रहा हूं, लेकिन ये आप एल्काइलेशन डी एल्काइलेशन के लिए भी ट्रू मान सकते हो, या कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ट्रू मान सकते हो जो ES से प्रोसीड कर रहा है। ओके, ये रिएक्शन आप देख सकते हो ना, प्रोडक्ट की एनर्जी लोअर है रिएक्टेंट की एनर्जी से, होनी भी चाहिए। ये हमारे पास हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिख लीजिए भाई साहब जल्दी से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, अल्ट्रा सिंपल। आगे चलते हैं, पॉज करके लिख लीजिए ढंग से, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। नेक्स्ट नंबर S। अब ध्यान से देख, क्वेश्चन को ध्यान से देख। पहली बात, अगर मैं नंबर A की बात करूं, क्या मैं नंबर A डायरेक्टली बना सकता हूं? अब वो हमारे पास बन के आ जाएगा ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना किसी को, मतलब बेंजीन के साथ SO3H। अब डाउट आएगा सेकंड में कि भाई ये NaOH फ्यूजन क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। NaOH तो मतलब बेस और न्यूक्लियोफाइल, फ्यूजन मतलब होता है हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब हाई टेम्परेचर पे हम हीट कर रहे हैं, सोचो मतलब पानी भी वहां पे प्रेजेंट नहीं है, हाई टेम्परेचर पे हम हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा? NaOH क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, एक बेस है। तो जब OH माइनस आया, ने किया सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन। देखो मत इसको प्लीज, पहले समझ लो, बिकॉज आगे के चैप्टर्स में भी इंपॉर्टेंट बनता है ये सॉल्ट बनेगा। आप बोलोगे बस इतना सा रिएक्शन? नहीं, अब OH माइनस साथ फ्यूजन भी है ना, मतलब हाई टेम्परेचर पे है। मैं जबरदस्ती कोई भी रिएक्शन करवाना चाहूं वो मैं करवा सकता हूं, जो यहाँ पे होने भी वाला है। OH माइनस ने इस कार्बन के ऊपर हमला किया, बेसिकली मैं SNAR करवाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल है, रिंग अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका है, बिकॉज इतना खतरनाक EWG प्रेजेंट हो रहा है। तो यहां पे हमारे पास OH है, यहां पे हमारे पास SO3 माइनस, सॉरी, ये सभी को क्लियर हो रहा है ना क्या चल रहा है? इसको ध्यान से समझना भाई। अब इसके बाद क्या होगा? ये जो माइनस, अच्छा माइनस के साथ Na प्लस वो सब प्रेजेंट है, तो वो नहीं लिख रहा हूं मैं, माइनस इधर से इधर गया, S के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, बिकॉज जब ये बॉन्ड टूटेगा, समझ ना, देखो समझो, जब बॉन्ड टूटा, इसमें लोगों को डाउट होता है इसलिए समझा रहा हूं, जब बॉन्ड टूटा तो सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, उसी टाइम पे अगर मैं नेगेटिव डाल दूं तो वो बैलेंस हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, तो वो न्यूट्रल बन गया, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास SO3 गैस निकल गया, SO3 गैस निकल गया। ये जो माइनस है इसको मैं न्यूट्रलाइज कर सकता था पहले, वो मुझे कर देना चाहिए था, लेकिन आपको समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है। तो यहां से हमारे पास ये बन जाएगा OH, लेकिन खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज NaOH अभी भी प्रेजेंट है, NaOH अभी भी प्रेजेंट है, तो वो बोलेगा भाई मेरा H प्लस मुझे दे दे, और जैसे उसने लिया तो क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन बनके, फिनॉक्साइड आयन बनके आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? यहाँ पे मुझे थोड़ा क्लियरली और करना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है लोगों को डाउट आ सकता है। SO3 माइनस है, उसको मैं पहले ही एक एसिड बेस रिएक्शन अगर इंटरनली ही करवा दूं तो ये बन जाएगा। अब सही है ना? तो जब SO3 निकला, फिर उसी का जो H प्लस है वो मैंने यहाँ पे वापस डाल दिया। अगर आपको इससे समझ आ रहा है तो ऐसे समझ लो, ज़्यादा आसान तरीके से, तो जो पिछला किया था वैसे भी समझ सकते हो, बस H प्लस का इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको ढालने आना चाहिए अपने से। ओके, तो समझ आ रहा है कितना भयंकर इंपॉर्टेंट मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स है ये। फिर जब पानी आएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, तो O माइनस है वो फिनॉल बनेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, जहाँ पे हम सल्फोनेशन के द्वारा प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लिख लेना पॉज करके, आगे चलते हैं। नंबर टी, ओके, H2S2O7 ए, कौन सी रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है? राइट हैंड वाली। कौन सी पोजीशन? पैरा वाली। बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। उसके बाद NaOH फ्यूजन, तो क्या होगा यहाँ पे O माइनस Na प्लस, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डिराइव्ड ऑन द प्रीवियस पेज। फिर H3O प्लस क्या कर देगा? O माइनस को बस OH बना देगा, है ना सिंपल? देखो भाई कितने सिंपल चीज है। नंबर यू, करिए ट्राई, करिए ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, स्टार्ट करते। ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के ऊपर बेस्ड है। जब CH3Cl Cl3 हीट लिया, ए बनेगा, बना देते हैं, तो ये ए बन गया। फिर टर्शरी ब्यूटाइल कहाँ पे भेजेगा? इसके लिए ये पैरा पोजीशन पे भेजेगा। ओलियम 1 मोल कहाँ पे लगेगा? कौन सी पोजीशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है? ऑर्थो वाली, विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल। 1 मोल है तो ये बनेगा। NaOH हीट डी, मतलब O माइनस Na प्लस, फिर हाइड्रोलिसिस E, तो E क्या बन जाएगा? E हमारे पास ये बनेगा। तो मैं E को यहां पे लिख लेता हूं पहले। E तक सभी को क्लियर है ना क्या हो रहा है? फिर Br2H म्यू, वैसे 1 मोल ही है, देता हूं। तो क्या होगा हमारे पास? सिर्फ एक ही जगह रेडिकल हैलोजनेशन हो सकता है, ये बनेगा नंबर F। एंड AlBr3 हीट प्लस बेंजीन, तो क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट हो जाएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आना चाहिए वो यहाँ पे कटायन बनेगा। फिर जो कटायन है वो हमारे पास ES कर देगा बेंजीन। लिख लीजिए मेरे भाई जल्दी से, समझ आ रहा ना सभी को क्या हुआ? एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो। तो आपको सल्फोनेशन अब ढंग से समझ आ गया है। हम थोड़ा बहुत सल्फोनेशन फिनॉल चैप्टर में भी देखेंगे, ठीक है? अभी खत्म नहीं हुआ है ये ऑफिशियली, ठीक है? फिनॉल में भी होगा, बिकॉज आपको समझ आ रहा है ना, फिनॉल बना रहे हैं हम इससे। अब चलते हैं डीसल्फोनेशन के ऊपर, ठीक है? तो सबसे पहले थ्योरी में पॉइंट ऐड करिए। सल्फोनेशन इज a highly reversible process. Sulfonation is a highly reversible process. Highly reversible process. Hence, desulfonation can occur very easily. Sulfonation is a highly reversible process, hence desulfonation can occur very easily. समझ आ रहा है? जैसे डी एल्काइलेशन था, देखो जब भी आपको डीसल्फोनेशन कराना हो या डी एल्काइलेशन करवाना था तो किससे हमला करवा रहे थे हम? H प्लस से ना, वो लग के उसको हटा के हमें कर रहा है। बस यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। तो रिएजेंट्स लिखिए, बेसिकली वही फंडा है, हमें चाहिए वही H प्लस ही, ठीक है? तो रिएजेंट्स यूज्ड आर HCl, AlCl3 ही। इसलिए बोलता हूँ मैं ऑर्गेनिक में एक बार आपने एक चीज समझ ली ना तो आगे बस रिपीटिशन ही चलता रहता है, ठीक है? या हम यूज कर सकते हैं HCl वाटर, द प्रेजेंस ऑफ हीट, या हमारा जो फेवरेट H प्लस प्रोवाइडर H2SO4 एवं हीट। ये जो सबके सब रिएजेंट्स हैं ये सबके सब यूज होते हैं डीसल्फोनेशन। आपको समझ आ रहा है? डीसल्फोनेशन या इवन डी कार्बोक्सिलेशन प्रेफरेबल प्रोसेसेस होंगे और भी ज्यादा डी एल्काइलेशन से। क्यों? तो जब मैं डीसल्फोनेशन करवा रहा हूं तब सिस्टम से गैस एस्केप कर रही है ना, ठीक है? सिमिलरली जब मैं डी कार्बोक्सिलेशन करूंगा तब CO2 एस्केप करेगा सिस्टम से। इसलिए हमारे पास डीसल्फोनेशन रिएक्शंस एंड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस आर वेरी मच प्रेफरेबल,
ठीक है, बिकॉज वो इमीडिएटली सिस्टम से गैस को रिमूव करते हैं। तो लीच आर्टिलरी के द्वारा वो हमेशा ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके, आइए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर वी हो जाएगा आज के लिए। लीजिए क्वेश्चन, प्लस CH3Cl AlCl3। स्टार्ट करूं मैं? आप पॉज करिए, अभी अभी पॉज करो और ट्राई करो और मैच करो कि आपने सही किया नहीं। मैं सॉल्व करता हूं, फिर आप मैच करना, ध्यान से सॉल्यूशन भी देखना। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये बनेगा टोलुइन Br2Fe क्या बनाता है? अच्छा, होता क्या है? तो कोई डाउट था, मैंने देखा था पिछले कमेंट सेक्शन। देखो, इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, FeBr3 बना। ठीक है, तो बैलेंस कर लेते हैं, ये बना। और जैसे FeBr3 बना, हमारे पास हमारा लुइस एसिड तैयार हो गया ना। तो Br2 के साथ रिएक्ट किया, FeBr4 माइनस एंड साथ, इतना खुद से भी सोचा करो, Br प्लस बन रहा है ना, बस वही। तो यहां पे आपके पास ब्रोमीन लग जाएगा। H2S2O7 हीट, कौन सी पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है? ये है कंसंट्रेटेड H2SO4 एवं हीट। अब ध्यान से प्लीज अंडरस्टैंड, H2SO4 एंड H2S2O7 में अंतर है, वो भी आपको दिख गया। इधर क्या बनेगा वो देखिए, H प्लस आएगा, वही सेम जो हमने डी एल्काइलेशन के टाइम पे किया था, वही सेम चीज हो रही है। ठीक है, तो यहां से SO3H है, प्लस है। अब आप बोलोगे मैं -H प्लस कर दूंगा, फिर हम वापस यहीं पहुंच गए ना, फिर फायदा नहीं हुआ। तो यहां पे -SO3 गैस हो जाता है, -SO3 गैस हो जाता है। और जैसे वो गैस सिस्टम से एस्केप किया, क्या बनेगा? आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है? ठीक है, फिर वापस हमने H2S2O7 लिया। अब मैं चलो इधर लगा देता हूं, राइट में लगा सकते हो, 1 मोल ही है। उसके बाद NaOH फ्यूजन, NaOH फ्यूजन क्या करेगा? इसको O माइनस Na प्लस बनाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस। अगर मैं ए की बात करूं, फाइनली अगर आपने सही किया है तो वेरी गुड, वेरी गुड। लेफ्ट राइट फर्क नहीं पड़ता, ये बन जाए। आ रहा है समझना सभी को? पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट नंबर W, नंबर W ट्राई करिए। Cl2FeCl3 क्या हो जाएगा मेरे भाई? Cl प्लस बनेगा। अच्छा, पहले पॉज करके ट्राई करो, पॉज कर लो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये बनेगा कंसंट्रेटेड HNO3। मैंने 2 बार लिया है। ये कैसे रिएक्ट करता है वो मैं आपको अमीन्स में बताऊंगा, लेकिन इतना तो समझ आता है ना कि NO2 प्लस बनेगा, बस कैसे बनता है वो सब हम डिटेल में करेंगे। तो पहले पैरा पे जाएगा, फिर ऑर्थो पे जाएगा, फिर बोला है ओलियम। ओलियम कहाँ जाएगा मेरे भाई? इधर जाएगा। देखो रिंग कितनी भयंकर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, इसलिए हमने न्यूक्लियोफाइल लिया, इधर हमला करेगा। फिर क्या हो जाएगा? SNAR या ARSN या ARSN2 OCH3 NO2 NO2 SO3H। सही है ना सभी के लिए? कोई दिक्कत नहीं है। DMSO इज ए प्रोटिक सॉल्वेंट। कंसंट्रेटेड D2SO4 एवं स्टीम। तो क्या होगा? अब D प्लस आके हमला करेगा। कहां पे करेगा? गैस लिविंग ग्रुप, हेंस इसके ऊपर हमला हो गया। तो बस यहां पे हम लग गया। सही किया है, वेरी गुड। सही किया है, वेरी गुड। सही है ना? आगे चलते हैं, नंबर X पर X, इसका PYQ भी करवाएंगे अभी हम आपको। ट्राई करिए पॉज करके खुद से एक बार, तो देखिए ओलियम 2 मोल्स SO3H, मतलब पहले पैरा पे जाएगा फिर ऑर्थो पे जाएगा। ठीक है, सही बनाना है। फिर Br2H2O एक्सेस। अब देखो, अब हमारे पास जो है नंबर B, अगर आपने ये सोचा है तो ये गलत आंसर। समझ आ रहा है क्यों? या अगर आपने ये भी सोचा, और क्या सोच सकते थे इसमें? ये तो, अगर ये सोचा ये तो और फर्जी है। क्यों? बिकॉज ये पोजीशन से एक्टिवेटेड नहीं है।
ये डोमिनेंट है तो इसके लिए ये एक्टिवेटेड है। अगर आपने ये लगाया तो ये तो सबसे फर्जी ही हमारे पास आंसर है, तो इन सबको हटा देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे वो समझ, प्लीज अंडरस्टैंड। अब इंस्टेड ऑफ H प्लस बीइंग द इलेक्ट्रोफाइल, Br प्लस हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल एक्सेस में, तो अब Br हमला करेगा। तो पहले H प्लस करा था ना, Br करेगा एंड SO3 गैस रिमूव हो जाएगा। सेम चीज दो बार हमने कर दी, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। साइक्स का एक क्वेश्चन है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। समझ आ रहा है ना क्यों? बिकॉज इंस्टेड ऑफ H प्लस अब बस Br प्लस ने वो काम कर दिया, कोई नई चीज थोड़ी हो रही है, बस इलेक्ट्रोफाइल चेंज हुआ है ना। लिख लीजिए पॉज करके। अब जो मैं बात कर रहा था कि क्या डी कार्बोक्सिलेशन में भी सेम होगा, बिल्कुल। यहां पे आपके पास CO2 रिमूव हो जाएगा बस। एग्जाम में स्किप हो जाता है कभी कभी ये रिमूव करना, तो स्किप मत करना। कभी कभी आप बस इधर लगा के आ जाओगे, या जैसे 5-3 बना के आ जाओगे जैसे पिछले पेज में मैंने बनाया था, वैसा नहीं करना है गलती, ठीक है। जो भी आप गलती करते हो, इसलिए बोलता हूँ पूरा लेक्चर देखो लाइव, मतलब ढंग से रिकॉर्डिंग जो है, बिकॉज आप इसमें आपको मौका मिलता है। जैसे अगर आपने क्वेश्चन अभी गलत किया होता तो आप नोट्स में इसको सर्कल मार्क करते, स्टार मार्क करते, तो रिवीजन के टाइम पे बहुत टाइम बचता है। लॉन्ग टर्म सोचो यार, शॉर्ट टर्म नहीं। नंबर Z, यहां पे SO3 एवं CO2 रिमूव हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, सही है ना। पॉज करके लिख लेना इसको, पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट नंबर Z1, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 हमारे पास दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है क्या प्रोडक्ट बनेगा। पॉज करो प्लीज, अभी पॉज करो, पॉज करो। क्या मेरे भाई सभी में ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा? क्या मेरे भाई सभी में ये प्रोडक्ट है ना? मजेदार। बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन एवं डीसल्फोनेशन हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे पास एक इतना शानदार प्रोडक्ट बन के आ रहा है ना मजेदार। आइए, जेईई एडवांस्ड 2013, जेईई एडवांस्ड 2013 का पेपर 2 का ये सवाल है। में बोला गया है द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इज ऑब्लिक आर, ये दिया गया है, मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। इसका आंसर क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे? Z2 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे। ABCD नीचे ऑप्शन है, ध्यान से देखना ABCD। तो आप मुझे बताना कि ABCD में से कौन कौन से आंसर्स सही है या कौन कौन सा आंसर सही है, जो भी है, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना, है ना मजेदार भाई साहब, कितना सिंपल चीज है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं फिंकलस्टीन एवं स्वार्ट्स रिएक्शन के ऊपर, जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले ये रिएक्शन क्यों आया वो समझते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं एल्केन चैप्टर से, जब मैंने आपको हैलोजनेशन पढ़ाया था, याद है हैलोजनेशन, तो मैंने आपको बताया था कि जो रेट ऑफ हैलोजनेशन बनता है वो क्या बनता है, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, याद है सभी को। उसमें से भी जो हम रेडिकल हैलोजनेशन है वो सिर्फ हम यहां पे ही डायरेक्टली करवा पा रहे थे, मतलब Cl2H म्यू, Br2H म्यू। आपने कभी भी F2H म्यू या I2H म्यू देखा ही नहीं है, क्यों? बिकॉज अगर मैं फ्लोरिनेशन करवाता हूं, मैंने आपको बताया ना टेस्ट ट्यूब फट जाता है, इसलिए हमेशा अपने असिस्टेंट से आपको करवाना चाहिए। तो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, वेयर एज आयोडीनेशन बहुत धीरे धीरे आराम आराम से बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, तो इट इज हाईली एंडोथर्मिक इन नेचर।
तो अगर ये डायरेक्टली हो पा रहे हैं और हम ये नहीं करवा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गैप आ रहा है, बिकॉज हमें ऑर्गेनिक में फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, आयोडोनेटेड प्रोडक्ट्स भी तो चाहिए होते हैं, सिर्फ क्लोरिनेटेड या ब्रोमिनेटेड थोड़ी चाहिए होते हैं। इसलिए फ्लोरिनेशन डायरेक्ट करवाने के लिए, मतलब रिएक्शन करवाने के लिए, हम यूज करते हैं क्वार्ट्ज रिएक्शन। इसका क्वार्ट्ज रिएक्शन। वेयर एज आयोडोनेशन करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब आ रहा है समझ कि क्यों फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन बनाए गए? बिकॉज आयोडोनेशन एवं फ्लोरिनेशन हम लोग डायरेक्टली नहीं करवा पा रहे थे, इसलिए साइंटिस्ट को नया तरीका ढूंढना पड़ा, एंड उन दोनों साइंटिस्ट का नाम फिंकलस्टीन एवं स्वार्ट्ज है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए फिंकलस्टीन रिएक्शन। हेडिंग डाल लीजिए फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन होता क्या है, पहले एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो हमारे पास है RF, RCl, RBr, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज अ सॉल्वेंट। सिंपल से SN2 दिख रहा है ना आपको, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वो बन जाएगा RI, एंड साथ में NaF, NaCl, सिंपल सा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है। अब यहां पे जो हमारे पास चीजें हैं, एसीटोन, एसीटोन है तो एप्रोटिक है, मतलब SN2 रिएक्शन हमारे पास होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं, अभी लिखो मत, पहले समझो, हमारे पास है NaF, NaCl, NaBr, NaI। तो मुझे एक चीज बताइए, इन चारों में से एसीटोन में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? आपने पढ़ा ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो NaF है वो हमारे पास है मोस्ट आयोनिक, भयंकर आयोनिक, Na+F-, लेकिन NaI जो है वो हमारे पास है मोस्ट कोवेलेंट। आ रहा है फंडा या नहीं समझ आ रहा है? इनसे मोस्ट कोवेलेंट है, तो लॉजिकली समझो, देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लॉजिकली समझो, यही रिएक्शन करेगा एसीटोन के साथ बिकॉज वो सॉल्युबल है। इसका मतलब ये सब के सब क्या होंगे एसीटोन में? पीपीटी होंगे या नहीं होंगे? सबके सब पीपीटी होने वाले हैं। और जैसे ये पीपीटी बन गया, ली चार्टेलियर क्या बोलता है कि जिस भी रिएक्शन में हमारे पास पीपीटी बने वो रिएक्शन हमेशा ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना। समझ आ रहा है? बिकॉज आप बैकवर्ड लेके जा नहीं सकते, बिकॉज पीपीटी बन गया, सेटल हो गया वो नीचे, फिर कैसे रिएक्ट करवाओगे उसको? ठीक है, ली चार्टेलियर्स। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी इज द ड्राइविंग फोर्स इन द फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी इज द ड्राइविंग फोर्स इन द फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन हम और भी सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे एसीटोन हो गया, SN2 वाले DMF, DMSO, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन सिंस फिंकल्स नेम्ड रिएक्शन है तो जो उन्होंने किया हमने भी वही लिखा है, वरना काम बाकी सब भी कर देंगे। ठीक है, ओके, तो इसकी थ्योरी लिख लीजिए फिर, बहुत ही सिंपल से है ना, देखो कितना सिंपल रिएक्शन है। देखिए भाई थ्योरी, ड्राइविंग फोर्स ढंग से आपको समझ आनी चाहिए। नंबर 1 ऐड करिए, नंबर 1, it is a SN2 reaction mechanism. It is a SN2 reaction mechanism. Second लिखिए, Walden inversion occurs. Walden inversion occurs. Third point लिखिए, it is a halogen exchange reaction. It is a halogen exchange reaction. Halogen exchange समझ आ रहा है ना, मतलब एक हाइड्रोजन की जगह दूसरा हाइड्रोजन लग रहा है, देख सकते हो ना, वही तो हो रहा है। ओके, बाकी सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स सेम एज SN2 आप छाप सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आना चाहिए। आइए क्वेश्चन के ऊपर, Z3
Z3। अच्छा, फिंकलस्टीन के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको SN2 के टाइम पे भी करवाए थे, याद ना? H2SO4 एसीटोन ले लिया तब क्या होगा, किसी का ऑक्सीडेशन करवा दिया NaI का, तो वो और भी अच्छे आपको वहां मिल जाएंगे। Na एसीटोन क्या करेगा, SN2 हो जाएगा, हमला करेगा, तो हेंस जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वहां पे इन्वर्जन हो जाए। ये तो क्लियर है ना सभी को क्या हो रहा है? Z4 पे आते हैं, SOCl2। SOCl2 कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है? SNI, I इंप्लाइज इंटरनल। कैसे होता है वो हम डिस्कस कर चुके डार्सिन के टाइम पे, लेकिन जो प्रोडक्ट है वहां पे कोई भी इन्वर्जन नहीं होता, ठीक है, रिटेंशन होता। फिर NaI एसीटोन आया, SN2 कर देगा, हेंस यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। लिख लीजिए पॉज करके, आगे आइए। Z5 NaI CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका मतलब क्या है? एसीटोन ही है। अब क्लोरीन ब्रोमीन में से, ये तो हमें पता है कि ब्रोमीन बेटर लिविंग ग्रुप है। देखो क्वेश्चन में ऐसे बनाना चाह रहा था, यहाँ पे मैं ब्रोमीन लगाना चाह रहा था एंड यहाँ पे क्लोरीन, तो भी आपको समझ आ रहा है ना कि ब्रोमीन रिमूव नहीं होगा बिकॉज पार्शियल डबल बॉन्ड है तो तोड़ना मुश्किल है, तो यहाँ पे SN2 इसके साथ होगा। हेंस जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास ये बन जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट Z6 ट्राई करिए। SOCl2 pyridine कौन सा रिएक्शन करता है? SN2 करता है। क्या इसके साथ होगा? नहीं, बिकॉज ये तो ऑलरेडी आपको समझ आ रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड है, तोड़ना मुश्किल है, लेकिन इसके साथ हो जाएगा। और जैसे इसके साथ हुआ यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, तो ये बनेगा। सिमिलरली मेरे भाई फिर आपके पास NaI एसीटोन है, तो बस NaI एसीटोन भी SN2 कर देगा। एट द एंड ऑफ द डे वेज पे हम पहुंच। आ रहे ना समझ? क्लियर है ना? आगे चलते हैं, हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन आज का जो हमारा आखिरी है, दैट इज स्वॉर्ट्स रिएक्शन। हेडिंग डाल लीजिए, स्वॉर्ट्स रिएक्शन। स्वॉर्ट्स मेरे हिसाब से आपको समझ आ ही चुका है। फिंकलस्टीन अगर आयोडिनेशन के लिए यूज हो रहा है, तो स्वॉर्ट्स यूज हो रहा है फ्लोरिनेशन के लिए। तो लिखिए, रिएजेंट्स यूज्ड आर, द रिएजेंट्स यूज्ड आर COF2, CO मतलब होता है कोबाल्ट, Hg2F2, बेसिकली हमें फ्लोरीन रिच मॉलिक्यूल्स चाहिए, SbF3, SbF5 भी हो सकता है, एंड जो मोस्ट कॉमन है, जो नेम्ड रिएक्शन है जहां से आया, दैट इज AgF। लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए इसको भाई साहब, ठीक है? ये तो सभी को क्लियर है कि हमारे पास क्या क्या रिएजेंट हो रहे हैं। अब इसका वो समरी देख लेते हैं जैसे हमने वहां देखा। तो हमारे पास RCl है, RBr है, RI है, साथ में AgF। नेम्ड रिएक्शन है तो जो उन्होंने लिया वही ले रहा हूं मैं पहले। जो सॉल्वेंट है दैट इज एन एक्वस मीडियम लाइक वाटर एक्सेट्रा। जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही है, साथ में NaBr। अब ट्विस्ट आता है यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। अच्छा, मैंने Na क्यों लिख दिया, उसको पहले Ag कर लेते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता, पहली बात क्या आपको समझ आ रहा है, पानी के अंदर ये सब के सब क्या होने वाले हैं? PPT होने वाले हैं। अब ट्विस्ट क्या है वो समझना। इंडस्ट्रियल लेवल पे कभी भी स्वॉर्ट्स रिएक्शन को हम फिजिबल नहीं मानते। वंस अगेन, इंडस्ट्रियल लेवल पे स्वॉर्ट्स रिएक्शन को फिजिबल नहीं मानते हैं। रीजन समझ आ रहा है क्यों? बिकॉज ये सिल्वर महंगा है ना। लॉजिक लगाना भी सीखो, बस रटना नहीं कि रट लिया ऐसा है, सोचना सीखो भाई। सिल्वर महंगा है, तो अगर कोई चीज महंगी है तो कोई भी इंडस्ट्री अपना कॉस्ट क्यों बढ़वाना चाहेगी? सर है, तो इट इज अ वेरी कॉस्टली रिएक्शन। ये हो गया एक और लॉजिक।
एक और समझो, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। देखो भयंकर इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं एक्वस मीडियम लेता हूं, है ना मजेदार, अगर मैं एक्वस मीडियम लेता हूं तो क्या होगा? Ag प्लस है एंड F माइनस है, तो इसकी जो लोन पेयर इसको स्टेबलाइज करेगी एंड यहां पे इन माइनस एवं इस प्लस में इंटरैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो स्टेबलाइज हो गया। याद आ रहा है SN1 SN2 में क्या पढ़ाया था मैंने आपको SN2 के टाइम पे, कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, बिकॉज जितना जल्दी हमला करेगा उतनी जल्दी रिएक्शन आगे जाएगा। लेकिन अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज करवा दिया तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डिक्रीज। आ रहा है मजा? नहीं आ रहा है? इसलिए हम कभी भी इंडस्ट्रियल लेवल पे क्वार्ट्ज रिएक्शन प्रीफर ही नहीं करते हैं, बिकॉज सिल्वर महंगा है, दूसरी बात इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी घटिया है। आपने कब SN2 देखा है एक प्रोटिक सॉल्वेंट में होते हुए? आगे समझ? ठीक है, तो इसीलिए जब हम इंडस्ट्रियल लेवल की बात करते हैं, एट इंडस्ट्रियल लेवल हम लोग यूज करेंगे SN2 में क्या यूज करते हैं, देखो KF एंड ए प्रोटिक्स। लेकिन सिंस नेम रिएक्शन जो है वो इनके ऊपर है, क्वार्ट्ज के ऊपर, इसलिए यहां पे ये बताया जाता है। ठीक है, तो कितनी मजेदार, मैंने आपको दो चीजें बता दी जो कोई भी नहीं बताता है, इतना इंटरेस्टिंग चीज। ओके, थ्योरी में ऐड करिए। तो ये हो गया पहला पॉइंट थ्योरी का। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए इसका, AgF is soluble in aqueous medium. AgF is soluble in aqueous medium, aqueous medium. The PPT formation, बताया ना पिछले पेज, the PPT formation is the driving force. The PPT formation is the driving force, is the driving force. ठीक है, बाकी SN2 इट इज SN2 इट इज वॉल्टन इन्वर्जन वो नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, वो सब सेम चीज है। ओके, आगे चलिए फिर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, नंबर Z7। लाइक कर देना भाई वीडियो को, अभी तक नहीं किया है तो पक्का से कर देना, मजाक नहीं है। AgF DMSO जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बने, सिंपल सा SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना आंसर जो आपसे पूछा गया है एडवांस वाले PYQ का। ऑल द बेस्ट एवरीवन।